Yes, we can do. Very good afternoon, everyone. Seva Sutra warmly welcomes our speaker and everybody for the webinar on FAQs issued by BSE on social stock exchange, its importance and its benefits. First of all, let me thank you, sir, for sparing out time for us and giving us your wisdom on this topic. Seva Sutra is a specialist research and advisory consultancy firm working with corporates and NGOs. So now let's invite our speakers, Ye Anmol Rana ji. He has more than 14 years experience in audit, direct and direct taxes compliances. He is a NISM certified social auditor. He is a special invitee of Direct Tax Committee of NIRC of ICAI for the year 2022-23. Also has conducted many seminars in CPE study circle in various topics. He specializes in financial advisory to NGOs and charitable institutions. So let's hear from him. Over to you, Anmol ji. Thank you, Meenakshi ji. First of all, I would like to thank the entire team of Seva Sutra for taking these such wonderful sessions on this amazing topic, social stock exchange and the social audit standards. So today we will discuss the latest update about the social stock exchange and the FAQ issued by the BSE. So let's start with the session. Is my screen is visible to everyone? Yes, yes. Okay, Yes, thank you. देखिए आज हम डिस्कस करेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो हमने अभी पिछले कुछ सेशंस में भी डिस्कस किया है कि व्हाट इज एग्जैक्टली सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस. दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर सोशल एंटिटीज. सो अभी तक हम बात करते थे कि फ्रेमवर्क क्या है, पॉलिसीज क्या है, किस तरह से गवर्नमेंट इस चीज को इम्प्लीमेंट करने जा रही है, डिस्कशंस होते थे. अभी तक सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स जैसे हमने बात की थी आए हैं. तो अब हम बात करेंगे कि लेटेस्ट अपडेट इसमें क्या अवेलेबल है. तो मैं आज सभी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से यहाँ बताना चाहूंगा कि लाइव यह प्लेटफॉर्म हो गया है और एनएससी पर इसके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए हैं. कुछ एनजीओज हैं जिन्होंने अपना अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है. तो आज कुछ हम स्टार्ट करेंगे कि कौन सा वेबसाइट है, कैसे हमने उसको देखना है, क्या क्या उसमें डिटेल्स अवेलेबल हैं. तो अभी मैं नेक्स्ट जैसे बात करता हूं. तो नेक्स्ट अभी वेबसाइट अवेलेबल है nscindia.com/sse. इस पोर्टल पर जाकर के हमें एनएससी की जो वेबसाइट है उस पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अवेलेबल है वह हम डिटेल से जान सकते हैं. तो मैं आपको लाइव एक बार दिखा देता हूं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है वहां पर, और किस तरह से लिस्टिंग है और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. देखिए ये हमारा वेबसाइट है nscindia.com/sse. जब हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन करते ही हमारे सामने ये पोर्टल खुलेगा. इसमें आएगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज. तो इसमें जैसे ही हम डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, किस तरह से है. अभी हम स्टार्ट करते हैं. सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन इसमें लिंक दिया हुआ है तो उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी गई है, जो हमने पहले भी अपने सेशंस में डिस्कस किया है कि किस तरह से हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में सोशल स्टॉक एक्सचेंज नाम के कंसेप्ट को रखा था और उसके बाद उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था.
तो इस लिंक के माध्यम से हम इस बेसिक इंफॉर्मेशन की जानकारी हम ले सकते हैं। और इसी में देखेंगे थोड़ा सा नीचे करने पर यहाँ पर एनएससी ने ब्रोशर्स दिए हुए हैं जो कि 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो खुलती है और इसमें एनएससी का जो 4 पेजेस का जो ब्रोशर है वह हमारे सामने खुल जाएगा। इसमें क्या-क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, एनएससी सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेगमेंट के बारे में इसमें बताया गया है क्या है। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, एनएससी वाला पेज ओपन नहीं हुआ है, सिर्फ लिंक दिखा रहा है। लिंक दिखा रहा है, नहीं वेबसाइट नहीं दिखी है अभी तक। नहीं, वेबसाइट का पेज ओपन नहीं हुआ है। एक मिनट चेक कीजिए। एक अभी विजिबल है क्या? यस सर। ठीक, देखिए अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि ये पोर्टल है हमारा एनएससी India/SSE। जब हम इस पोर्टल को खोलते हैं तो इसके साथ ही खोलते ही हमारे सामने एक स्क्रीन आ जाती है सोशल स्टॉक एक्सचेंज की। इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है एनएससी पोर्टल पर, किस किस तरह से यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन देखनी है। तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे सोशल स्टॉक एक्सचेंज का एक लिंक अवेलेबल है। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं लिंक, ये हमारे पास गिवन अवेलेबल है। इस लिंक को, इस प्लस वाले आइकन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिफरेंट इसके एस्पेक्ट आ जाएंगे। इसमें अबाउट एसएससी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्टर्ड एनजीओ कौन कौन से हैं, और भी इंफॉर्मेशन है। वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे अभी। तो सपोज जैसे हम इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है सोशल स्टॉक एक्सचेंज की, तो जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैंने बताया कि वित्त मंत्री जी ने सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बजट में जब इसको पेश किया था तो उस समय बिल्कुल एक नया कंसेप्ट था कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा, किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या-क्या इसमें होगा, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे फंड रेजिंग की जा सकती है। अभी इस चीज का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर अवेलेबल है, किस तरह से हमने करना है। अब देखिए फर्स्ट लिंक पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो इसमें 2 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डाउनलोड ब्रोचर्स हैं। एक इंग्लिश वर्जन है, एक हिंदी वर्जन है। इंग्लिश वर्जन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने विंडो खुलती है, इसमें 4 पेजेस का हमारे सामने ब्रोचर्स अवेलेबल होता है। इसमें देखेंगे हम कि एनएससी सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेगमेंट है। सेगमेंट हमने बात की थी, हम बार-बार बात कर रहे थे कि यह कोई एक नया स्टॉक एक्सचेंज नहीं आने वाला है, यह एक नया सेगमेंट होगा। जो ऑलरेडी एनएससी और बीएससी के होंगे प्लेटफॉर्म, उनमें एक नया सेगमेंट और ऐड कर दिया जाएगा। उसी तरह से देखेंगे एक नया सेगमेंट आया है, नया सेगमेंट है। तो इसमें देखेंगे इसमें क्या-क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में अबाउट एनएससी इसमें इंफॉर्मेशन दी है। बाद में दिया है अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेगमेंट और एनएससी। इसमें डिटेल बताया गया है कि कौन-कौन इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, सोशल एंटरप्राइजेस कौन होंगी, एनपीओज होंगी और फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस इसमें एलिजिबल होंगी। और साथ ही में इन्होंने बात की है कि की बेनिफिट्स क्या-क्या होंगे। की बेनिफिट्स इसमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज की क्या होंगे, इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस होगा। कि जिस तरह से इसमें अभी तक हम देखते थे कि किसी सोशल एंटरप्राइजेस को फंड रेजिंग में इशू आता था या सोशल कॉर्पोरेट जो इंस्टीट्यूशंस होते थे उनको इशू आता था, तो इनके बीच में एक तरह से मीडिएटर का काम करेंगे और अच्छे ढंग से इसमें काम हो पाएगा। सिनर्जी बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टिंग इन सोशल एंड, कि जो अच्छे काम करने वाले हैं, जो समाज के प्रति सोचने वाले लोग हैं, चाहे वह कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया कि जो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज हैं या उसमें वो अपनी भागीदारी दिखाते हैं, या उसके अलावा जो हमारे क्षेत्र में एनजीओ बहुत अच्छे-अच्छे आगे आकर के काम करते हैं, तो वह उनके बीच में आपस में बहुत ही अच्छा सामंजस्य बनेगा। परफॉर्मेंस बेस्ड फिलैंथ्रोपी होगी इसमें, किस-किस तरह से हम आगे काम कर सकते हैं। जीरो लिस्टिंग एट एडमिशन कॉस्ट इसमें बताई गई है क्या है। एडिशनल रेवेन्यू फॉर सोशल एंटरप्राइजेस के लिए एक तरह से नया सेगमेंट है एक तरह से, और भी फंड रेजिंग का, क्योंकि अभी तक क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आता था काम करने के लिए सस्टेनेबल गोल्स के लिए। अब सोशल एंटरप्राइजेस को जब पता लगेगा कि उनके पास एक फंडिंग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो वह और भी आगे अच्छे ढंग से आकर के काम कर सकते हैं।
ZCZP के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ये इसके साइलेंट फीचर्स क्या होंगे, इट शुड बी इन अ डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म ओनली, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होगा यह। इशुएंस पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों से हो सकता है। मिनिमम इशू साइज इज 1 करोड़, मिनिमम एप्लीकेशन साइज इज 1 लाख गिवन है इसमें। आगे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने बात की थी कि 67% की हमारी, अगर आपको ध्यान होगा, कंडीशंस रहती थी। 67% रेवेन्यू, 67% एक्सपेंडिचर, बेनिफिशियरीज का टारगेट जो सेगमेंट एरिया है वो है 2/3 कंडीशंस हमारी फुलफिल होनी चाहिए। और जो 16 जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो सोशल डेवलपमेंट गोल्स है, उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। चलिए ये आप सभी चेक कर सकते हैं। इसके बारे में अगर किसी को कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वह हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। जो पोर्टल अवेलेबल है उसमें और कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जब हम पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंज पोर्टल पर जैसे ही हम देखते हैं तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ जाती है, जो हमने पहले ही ब्रोचर्स में अभी देखा कि क्या-क्या उसमें अवेलेबल है, कि कौन-कौन सी सोशल एंटरप्राइजेस एलिजिबल होंगी। नॉन प्रॉफिट एंटिटीज भी हो सकती हैं और फॉर प्रॉफिट एंटिटीज भी हो सकती हैं, दोनों इसमें एलिजिबल होंगी। और हम साथ में देखेंगे कि सोशल एंटरप्राइजेस का इंस्ट्रूमेंट इसमें प्रोसेस किस तरह से वर्क करेगा। एस्टैब्लिश प्राइमरी फेसी ऑफ द सोशल इंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें क्या है कि सोशल इंटेंट मैंडेटरी है, चाहे वह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फॉर प्रॉफिट हो, सोशल इंटेंट होना इंपॉर्टेंट है। सोशल इंटेंट की क्या कंडीशंस है वह हमने पहले डिस्कस की थी कि 292E की कंडीशंस हमारी फुलफिल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा उनका कि सिक्योरिटी लिस्टिंग कर सकते हैं वह अपनी। सिक्योरिटी लिस्टिंग में कौन कौन सी हो सकती है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड्स हो सकते हैं। इसमें से किसी भी माध्यम से फंड रेजिंग की जा सकती है। अगर हम बात करते हैं फॉर प्रॉफिट एंटिटीज की, फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस को रजिस्ट्रेशन इसमें करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वह डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कर सकते हैं। फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस कौन कौन सी है यह भी हमने डिस्कस किया था, आगे भी हम डिस्कस कर लेंगे। फॉर प्रॉफिट एंटिटीज के पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इक्विटी की ऑप्शंस अवेलेबल है, इक्विटी फंड है और डेट सिक्योरिटीज भी अवेलेबल है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ऑनलाइन पोर्टल पर जैसे हम क्लिक करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लिक करते ही हमारे सामने विंडो खुलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे हमने बात किया 67% वाली कंडीशन जो हमने अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और 67% की जो फर्स्ट इसमें कंडीशन है, 60% 67% ऑफ इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3-year एवरेज रेवेन्यू should come from the eligible activity to members of the target population. Revenue 67%, 2/3 आना चाहिए, और 67% 2/3 जो एक्सपेंडिचर है वह भी एलिजिबल एक्टिविटीज के लिए होना चाहिए, यह भी कंडीशन है। और मेंबर्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन एलिजिबल एक्टिविटीज है 67% ऑफ द इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3-year एवरेज ऑफ द टोटल कस्टमर बेस, जो आपका टारगेट सेगमेंट रहा है उसका आपने ध्यान रखना है कि 3 साल में जो आपका टारगेट सेगमेंट रहा है उसका 67% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल होना चाहिए। लिस्ट ऑफ एलिजिबल एक्टिविटीज की बात यहाँ पर की गई है। लिस्ट ऑफ एलिजिबल एक्टिविटीज में बताया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज अगर आप करते हो तो एलिजिबल आप होंगे। हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया है, एरेडिकेटिंग हंगर पॉवर्टी के लिए काम करती है अगर कोई एनजीओ, प्रमोटिंग हेल्थ केयर के लिए काम करती है, प्रमोटिंग एजुकेशन के लिए काम करती है, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी के लिए, और इसमें सारी एलिजिबल एक्टिविटीज कवर की गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अगर कोई भी एक अगर आप एक्टिविटी में कवर कर होते हैं तो आप सोशल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशंस में कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमने पहले भी जैसे अभी ब्रोशर में भी देखा था कि बेनिफिट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। बेनिफिट्स होंगे इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस इम्प्रूव इसमें अवेलेबिलिटी रहेगी। सिनर्जी बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी इन सोशल एम्स के लिए जो सोशल इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टी हैं उनके आपस में सिनर्जी अच्छी बैठेगी। परफॉर्मेंस बेस्ड थेरेपी हो रहेगी। जीरो लिस्टिंग एंड एडमिशन कॉस्ट इसमें रहेगी। एडिशनल एवेन्यू फॉर सोशल एंटरप्राइजेस, कि जो हमारी सोशल एंटरप्राइजेस होगी उनके लिए एक नया एडिशनल एवेन्यू आ रहा है।
ठीक है, अभी हम इससे आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ मैं अभी अपने पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप रजिस्टर्ड एनजीओस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो ऑलरेडी एनजीओस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अभी देखिए यहाँ पर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन डेट आ रहा है, नेम ऑफ द एनपीओ आ रहा है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ रहा है, रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू है, वेबसाइट ऑफ द एनपीओ अवेलेबल है। तो इस लिंक पर क्लिक करते ही हमारे सामने आ जाएगा कि कौन कौन से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने की अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करवा लिया है। रामालय ट्रस्ट है, एसजीबीएस उन्नति फाउंडेशन है, मासूम ट्रस्ट है, अपॉर्चुनिटी फाउंडेशन ट्रस्ट है। इन चारों ने 5 अप्रैल को अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, विच इज वैलिड फॉर 1 ईयर। 4 अप्रैल 2004 तक इनकी वैलिडिटी है, वेबसाइट इनकी अवेलेबल है। और अब हम चेक करेंगे प्रोसेस स्किल ऑर्गेनाइजेशन, इनका रजिस्ट्रेशन आज ही की डेट में हुआ है 19 अप्रैल 2023 को, और इनके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है 18 अप्रैल 2024। तो इस पोर्टल से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से ऑलरेडी एनजीओ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लिंक की बात करते हैं। नेक्स्ट लिंक पर हम क्लिक करेंगे, ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर प्रॉफिट एंड प्राइवेट पब्लिक प्लेसमेंट। इस पर क्लिक करते हैं हम देखेंगे अभी इसमें कोई लिंक अवेलेबल इन्होंने नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन के लिए है। चेकलिस्ट रजिस्ट्रेशन का हम नेक्स्ट लिंक करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि 2 चीजें हमारे पास अवेलेबल है, एसएससी रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या क्या चीज हमारे पास है, नेक्स्ट है एसएससी रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट, कि हमारे पास एग्रीमेंट में क्या चीज गिवन है। तो हम एक बार एग्रीमेंट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम लोग एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ये 3 पेज का एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, जिसको कि हमें देना है ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट। इस ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट को साइन करके अलोंग विद द अदर डॉक्यूमेंट्स, ये आप पढ़ सकते हैं आराम से, इसमें लैंग्वेज जो गिवन है डिपार्टमेंट की सेबी की तरफ से, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। इसको पूरा फिल करके प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड करके आप इसको सबमिट करेंगे। इसमें इंफॉर्मेशन कौन कौन सी अवेलेबल है, नेम ऑफ द सोशल एंटरप्राइजेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट, डिटेल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस ऑफिसर, टेलीफोन नंबर, ईमेल। ये इंफॉर्मेशन इसमें आपको एडिशनल देनी है इस एग्रीमेंट के साथ में। इसको डाउनलोड आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लिंक है इसमें देखेंगे आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट। रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके साथ में हमारे पास में इंफॉर्मेशन आएगी चेकलिस्ट की। तो चेकलिस्ट रजिस्ट्रेशन, तो अभी क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Yes, yes, sir. वाला जो पेज मैंने अभी खोला है, क्या वो अवेलेबल Yes, है, विजिबल है ना? yes, ठीक, yes, sir. देखेंगे। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की चेकलिस्ट वाली स्क्रीन है, इसमें चेकलिस्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देनी है। चेकलिस्ट का देखिए कि फॉर्मेट है, इसमें इन्होंने मांगा है नंबर 1 पॉइंट में हमसे एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एज पर अनेक्शर 1। अनेक्शर 1 के तहत इन्होंने दिया है, ये हमें देना है। एप्लीकेबिलिटी में दिया है यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। नंबर 2 में इन्होंने बात की है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द एनपीओ अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग। जिस भी फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन है एनपीओ का, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है। आइदर एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी सेक्शन 8 में इनकॉर्पोरेटेड है, जिसमें भी है वह देना है। और नंबर ऑफ 1 सर। हाँ जी मैम। सर Side चेकलिस्ट का पेज आपका डाउनलोड नहीं हुआ है और वहां पे जो 3 क्राइटेरियाज हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं स्क्रीन पे। हाँ नहीं, मैंने इसीलिए पूछा था ना, एक मिनट देख लेते हैं कि वो मे बी इश्यू आता है। अभी देखिए विजिबल है? यस सर। यस yes, सर। yes. ठीक है, ये देखिए अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो एनएससी के पोर्टल पर अवेलेबल है चेकलिस्ट, इस चेकलिस्ट में देखेंगे कि हमारे पास इन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगी है। सबसे पहले इन्होंने बात की है चेकलिस्ट नंबर 1 की। नंबर 1 में इन्होंने पूछा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म एज पर अनेक्शर 1 में अलग से एप्लीकेशन फॉर्म गिवन है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, उसको फिल करके इसमें हमें साथ में अटैच करना है। नंबर 2 पॉइंट में वो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द एनपीओ अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग।
आप किस फॉर्मेट में है, आइदर आप ट्रस्ट है, सोसाइटी है, डेफिनेट कंपनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इंफॉर्मेशन इसमें देनी है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, नंबर 3 पॉइंट है इसमें गिवन है गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ द एनपीओ सीकिंग रजिस्ट्रेशन। आपका इसमें क्या क्या है, एमओए है, एओए है, इनकेस ट्रस्ट है तो आपके पास ट्रस्ट डीड अवेलेबल होगी, इनके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, बायलॉज है, जो भी इंफॉर्मेशन है वह आपको देनी है। 4th पॉइंट में बात करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 12A, 12AA, 12BB अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इसमें इंफॉर्मेशन आपको देनी है। 5th पॉइंट में बात करते हैं वैलिड एटीजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एनपीओ। एनपीओ का वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एटीजी के अंतर्गत होना चाहिए। नंबर 6 में बात करते हैं लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद द फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट के साथ में इंफॉर्मेशन यहाँ पर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स की स्टेटमेंट्स आपको देनी है। नंबर 7 में बात करते हैं रेजोल्यूशन फ्रॉम द गवर्निंग बॉडी ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, रेजोल्यूशन की कॉपी देनी है। कंफर्मेशन फ्रॉम एनपीओ एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 2, एनेक्सर 2 अभी हम देख लेते हैं। एनेक्सर 3 की बात की गई है जिसको कि सोशल ऑडिटर या सोशल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने साइन करके देना है। रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट एज पर एनेक्सर 4 है, यह इसमें बताया गया है, और जो इनकी फीस है प्रिस्क्राइब उसको साथ में लगा करके चेकलिस्ट है, इसके अंतर्गत आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपने करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें जो एनेक्सर 1, 2, 3 की बात की गई थी वह कौन कौन से हैं। जो अनेक्सर 1 है, अनेक्सर 1 देखिए ये है हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म। अभी क्या ये अनेक्सर 1 विजिबल है सभी को? यस सर। एप्लीकेशन फॉर्म ना, ठीक है ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें इन्होंने पूछी है हमसे। नंबर 1 नेम ऑफ द एनपीओ, जो आपका नेम है वह इंफॉर्मेशन कॉलम में देना है आपको। एड्रेस ऑफ द एनपीओ, एड्रेस आपको देना है। टाइप ऑफ एंटिटी, टाइप आपने बतानी है। एक्ट अंडर विच एंटिटी इज रजिस्टर्ड, यह इंफॉर्मेशन आपको देनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर 5th पॉइंट में देना है। 6 पॉइंट में देना है पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यह आपको देना है। 7th में वेबसाइट आपको देनी है। 8th पॉइंट में इन्होंने आपसे मांगा है पैन नंबर, पैन नंबर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, यह देना है। 9th में एनजीओ दर्पण पोर्टल आईडी, यह आपको देनी है। 10th में मांगा है डिटेल्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी, जो आपकी गवर्निंग बॉडी है उनकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। 11th पॉइंट में मांगा है इफ द एनपीओ इज सब्सिडियरी ग्रुप कंपनी डिटेल्स ऑफ द सेम, अगर यह किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रुप कंपनी है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। 12th पॉइंट में इन्होंने आपसे मांगा है इफ द एनपीओ इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है उसकी इंफॉर्मेशन अनेक्सर के साथ आपको देनी है। 13 पॉइंट में देना है ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और पेड अप कैपिटल, अगर आपकी कुछ है वह देना है। इस 14 पॉइंट में मांगा इन्होंने हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, अभी तक आपने क्या क्या काम किया है, कैसे कैसे स्टार्ट किया था, आपके अचीवमेंट्स क्या है, वह इसमें आप डिस्क्लोजर में यहाँ पर दे सकते हैं। 15 पॉइंट में इन्होंने पूछा है विद रिस्पेक्ट टू सोशल इंटेंट, जो हमने बात करते हैं बार बार की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ का सोशल इंटेंट होना चाहिए, तो यह कहते हैं जो 292 की कंडीशंस है उसमें सब क्लॉज कौन सा है, किस सब क्लॉज के अंतर्गत आप आते हो कि आप कहते हो कि हमारी सोशल इंटेंट की एलिजिबिलिटी है, वह यहाँ पर आपको सब क्लॉज नंबर देना है। 16 पॉइंट में बात करते हैं विजन की, कि विजन आपका क्या होना चाहिए, क्या होगा, वह देना है। 17 पॉइंट में टारगेट सेगमेंट की बात करते हैं, टारगेट सेगमेंट आपका क्या होगा। 18 पॉइंट में बात करते हैं ब्रीफ ऑफ द एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द एंटिटी, तो आपका ब्रीफ एक्टिविटीज आपने लास्ट 3 इयर्स में की है उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। 19 पॉइंट में बात करते हैं मटेरियल लिटिगेशन इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर कुछ है और करंट स्टेटस क्या है उसकी इंफॉर्मेशन। लास्ट 20th पॉइंट में मांगा इन्होंने कॉन्टैक्ट पर्सन ऑब्लिक द कंप्लायंस ऑफिसर, ईमेल आईडी एंड द डायरेक्ट फोन नंबर, अगर कुछ जिससे कि अगर कोई क्वेरी हो बात की जा सकती है। अभी हमने बात किया अनेक्सर हमारा 1 का, अब हम बात कर लेते हैं अनेक्सर 2 की और 3 की। सॉरी अनेक्सर 1 है ये, हाँ जी, यह देना है लेटर हेड पर। इसमें इन्होंने एनपीओ से क्या मांगा है, रजिस्ट्रेशन की डिटेल है। एनपीओ हियरबाय कंफर्म्स दैट
इसमें कुछ इन्होंने कंफर्मेशन मांगी है, इज द एलिजिबल टू आइडेंटिफाइड एज अ सोशल एंटरप्राइजेस अंडर रेगुलेशन 292E, इसकी कंफर्मेशन इन्होंने मांगी है फर्स्ट पॉइंट में। तो इस तरह से इन्होंने कुछ कंफर्मेशन आपसे मांगी है, इस पूरी कंफर्मेशन के साथ में आप अपना इसको सबमिट करेंगे। एनपीओ इज रजिस्टर्ड दर्पण पोर्टल आईडी, आपको दर्पण अपनी पोर्टल आईडी भी यहाँ पर मेंशन करनी है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें आपसे कंफर्मेशन मांगी है, इसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इसके साथ आप अपना एलिजिबल डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके सबमिट फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनेक्सर 3 की। एनेक्सर 3 की जो हमने बात की थी कि इट शुड बी गिवन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर और द सोशल ऑडिटर ऑन द लेटरहेड ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर और द सोशल ऑडिटर, इनको यह देना है। इसमें इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना कि इसमें जो एडिशन हमने बात की थी कि 292E की कौन से सब क्लॉज में हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है, उसके आपको कंप्लायंस चेक करना, कंफर्म करना है कि यह है। तो इसीलिए हमारे जितने भी बंधुगण हैं यहाँ पर, सीए बंधुगण हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो इस काम को आगे करेंगे, तो इम्पोर्टेंटली अपने सर्टिफिकेशंस पर ध्यान देना है कि क्या क्या चीज हम साइन कर रहे हैं। इसी बेसिस पर आगे डिसाइड होगा रजिस्ट्रेशन का स्टेटस। तो इसमें अब देखिए हमने बात की है, जैसे फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं, एनुअल स्पेंडिंग ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन लास्ट 3 फाइनेंशियल इन लैक्स, काइंडली प्रोवाइड द डिटेल वर्किंग फॉर द सेम। इसकी आपको वर्किंग भी इन्फॉर्म देनी है, ठीक है। इसके साथ में आपने एनुअल स्पेंडिंग की बात करी, फिर फिफ्थ पॉइंट में बात करते हैं एनुअल फंडिंग की, आपकी फंडिंग कितनी है उसके लिए भी कहते हैं डिटेल्ड वर्किंग फॉर द सेम आपको देनी है। नेक्स्ट आपके 6 पॉइंट में आपसे कंफर्मेशन भी मांगा गया है, एनपीओ हैज नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस और डज नॉट हैव एनी ऑनगोइंग स्क्रूटनी बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आपको जब भी आप यह सर्टिफिकेट देंगे, आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रख करके अपनी सारी चीजों को देख करके ही इस सर्टिफिकेट को देना है। तो अभी हमने ये डिस्कस कर लिया हमारा एनेक्सर 1, 2, 3 क्या है और हमारी चेकलिस्ट क्या है। तो अभी हम वापस आते हैं, हमारा जो मेन इंफॉर्मेशन वाला पेज अवेलेबल है। अभी हम बैक टू हम आ गए, जो हमारा पोर्टल अवेलेबल है एनएससी इंडिया का। तो हम यहाँ पर आते हैं, जो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि चेकलिस्ट हमारी क्या है। चेकलिस्ट के बाद में लिस्टिंग है, लिस्टिंग की जो चेकलिस्ट है इसमें हम क्लिक करेंगे तो कुछ लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। प्राइवेट प्लेसमेंट का पब्लिक इशू के डॉक्यूमेंट इसमें अवेलेबल हैं। न्यू लिस्टिंग है, ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है, यह इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है रेलेवेंट गाइडलाइंस पर आप क्लिक करेंगे तो फ्रेमवर्क जो आया था वह इसमें गिवन है, उसका लिंक। गवर्निंग काउंसिल फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है उसका इसमें लिंक अवेलेबल है, दिया हुआ है। सर्कुलर्स वाले लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है ये पेज अभी अवेलेबल है इनका। एफएक्यूज की हम बात करते हैं तो एनएससी ने भी अपने कुछ एफएक्यू दिए थे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, तेलुगु में, तमिल में, उड़िया में। तो जो आपकी सुटेबल लैंग्वेज होगी उसमें आप इसको डाउनलोड करके आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से यह एनएससी का प्लेटफॉर्म है जिसको कि हम देख करके अगर कोई भी हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आती है या फॉर प्रॉफिट एंटिटी सोशल एंटरप्राइजेस बात करती है कि हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन गिवन है। इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कुछ हमारा सजेशन चाहिए, कुछ हमारी सपोर्ट चाहिए, तो आप हमसे सेवा सूत्र के माध्यम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अभी तक मैंने अपना पार्ट कंप्लीट किया कि लेटेस्ट अभी तक एनएससी पोर्टल पर क्या-क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एज ऑन डेट अभी तक का लाइव अपडेट अभी तक का मैंने आपको दिखा दिया है, क्या-क्या इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है कि एफएक्यू इशूड बाय द बीएससी। तो बीएससी ने अभी तक के जो एफएक्यू इशू किए थे वह कौन-कौन से हैं, हम उस पर चलते हैं। एफएक्यू वाला पेज अभी सभी को डिस्प्ले है ना? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, एफएक्यू में देखिए आती है सबसे पहली बात कि व्हाट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो
कुछ पूछना है अभी, किसी ने डाउट है? आगे बढ़े हम लोग। यस सर, यस सर। ठीक, थैंक यू। देखिए व्हाट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इस पर हम ऑलरेडी टाइम दे चुके हैं हमारा अपना। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज ओनली अ सेगमेंट, इट इज नॉट अ डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज, इट इज अ सेगमेंट under the existing stock exchanges, either BSE or the NSE. It is only a segment. So social stock exchange will act as a medium between the social enterprises and the fund providers that can help them to select those entities that are creating measurable social impact. जो अच्छे से काम कर रही हैं उन social enterprises और जो फंड देना चाहते हैं corporate sectors, उनके बीच में आपस में just a mediator. It will work as a mediator only. नेक्स्ट एफिक क्वेश्चन अवेलेबल है, व्हाट इज सोशल एंटरप्राइजेस। वेरी इजी। सोशल एंटरप्राइजेस में अभी हम बात करते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। सोशल एंटरप्राइजेस मींस एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें कवर की गई हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि इट शुड बी इन द कंप्लायंस ऑफ 292E सोशल इंटेंट। इनका इंटेंट सोशल होना चाहिए, तभी वह इसमें एलिजिबल होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनपीओ टू रजिस्टर अंडर सोशल स्टॉक एक्सचेंज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया। रेगुलेशन 292E का जो कंप्लायंस है वह होना चाहिए। उसमें इंपॉर्टेंटली बात करता है कि सोशल इंटेंट होना चाहिए। सोशल इंटेंट किस तरह से होगा, इसकी चेकलिस्ट क्या है कि 16 एक्टिविटीज जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं कि उन 16 एक्टिविटीज में अगर कोई भी एक एक्टिविटी करती है नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिट एंटिटीज, तो उसका सोशल इंटेंट की एलिजिबिलिटी फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें एलिजिबिलिटी बी पॉइंट आता है, टारगेट अंडर रिजर्व और लेस प्रिविलेज्ड सेगमेंट्स। जो अंडर सर्व्ड और लेस प्रिविलेज्ड सेगमेंट्स हैं उनके लिए काम करना है। द लास्ट इज 2/3 की जो कंडीशन है, 67% वाली जो कंडीशन है, revenue should be from the eligible activities, expenditure should be for the eligible activities only, and the target population आपका जो last 3 years का total customer base रहा है उसका आपको eligible activities के लिए ध्यान देना है। नेक्स्ट FAQ में क्या आता है, what which NPO or FPO are not eligible to be as a social enterprises। तो अभी तक जैसे हमने डिस्कस किया, तो क्या हमारे के बीच में से कुछ पार्टिसिपेंट इसका आंसर करना चाहेंगे कि कौन कौन से सोशल एंटरप्राइजेस हैं कि जो एलिजिबल नहीं होंगे। कोई भी आंसर कर सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें देखिए कौन कौन से कवर नहीं होंगे। कॉर्पोरेट फाउंडेशंस हैं वह एलिजिबल नहीं होंगी। पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वह इसमें एलिजिबल नहीं होंगी। प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशंस हैं वह भी इसमें कवर नहीं होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग कंपनीज भी एलिजिबल नहीं होंगी। इसमें एक्सेप्शन दी गई है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। जो अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज होंगी वह इसमें एलिजिबल होंगी, अदरवाइज कोई और कंपनी हाउसिंग कंपनी इसमें एलिजिबल नहीं होगी। Which NPO और FPO are not eligible to register। अभी हमने बात की थी कि कौन सी एलिजिबल ही नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं कि जो रजिस्टर करने के लिए फंड रेजिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। इसमें कौन कौन सी हैं, ऐसी सोशल एंटरप्राइजेस, एनी ऑफ द प्रमोटर और ग्रुप ऑफ द प्रमोटर और सेलिंग शेयर होल्डर ट्रस्टेड आर डिबार्ड फ्रॉम असेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट बाय द बोर्ड। जिनको की सेबी ने डिबार कर रखा है वह इसमें एलिजिबल नहीं है। बी पॉइंट में आता है, इफ एनी ऑफ द प्रमोटर और द डायरेक्टर और द ट्रस्टी ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस, ऐसे ट्रस्टी डायरेक्टर जो कि किसी और ऐसी सोशल एंटरप्राइजेस और कंपनीज में डायरेक्टर ट्रस्टी हैं जिनको कि डिबार किया गया है वह भी इसमें डिबार होंगे। नेक्स्ट आता है विलफुल डिफॉल्टर्स, अगर कोई है वह भी इसमें डिबार होंगे। अगर कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर है वह भी इसमें डिबार होंगे। और अगर किसी को डिबार किया है किसने, MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, और एनी अदर मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्हीं किसी ने उनको डिबार किया है और द स्टेट चैरिटेबल कमिश्नर इन्होंने किया है, तो वह एलिजिबल नहीं होंगे। What is NPO in context of the social
स्टॉक एक्सचेंज। इसमें हम बात करते हैं कौन कौन से एनपीओ हो सकते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट है, सोसाइटी है और सेक्शन 8 कंपनी। सॉरी, व्हाट इज एफपीओ इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल। अब हम बात करते हैं कि एफपीओ कौन सी होगी। एफपीओ इज अ कंपनी ऑपरेशंस फॉर प्रॉफिट्स एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया, क्यों? क्योंकि उसको एनपीओ की डेफिनेशंस में ऑलरेडी कवर कर लिया गया है। ऐसी कंपनी जो फॉर प्रॉफिट काम करती है वह एफपीओ में कवर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेज अवेलेबल फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टू रेज द फंड्स। कौन कौन से ऑप्शन इनके पास अवेलेबल हैं। जीरो कूपन, जीरो बॉन्ड, डोनेशन थ्रू म्यूचुअल फंड, डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड्स, ये है ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं। व्हाट आर द वेज अवेलेबल फॉर एफपीओ टू रेज फंड्स थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज। कौन कौन से एफपीओ के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इश्यूज ऑफ इक्विटी शेयर्स टू अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इशू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अनदर, अगर कोई और सेबी इसमें लेकर आती है तो। Is it mandatory for NPO to register at social stock exchange to raise the fund through social stock exchange? क्या यह हर एनपीओ के लिए मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं। देखिए, अगर कोई भी एनपीओ फंड रेज करना चाहते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर अनिवार्य होगा। लेकिन कंडीशन है कि अगर कोई सोशल एंटरप्राइजेस फंड रेज सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं करना चाहती है, जो ऑलरेडी जो उनके मीन्स है, सोर्सेज है फंड्स के, उसके अंतर्गत ही काम करना चाहती है, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं होगा। Whether registration is mandatory for social enterprises to seek listing? Yes, लिस्टिंग के लिए मैंडेटरी होगा। जब भी आपको फंड रेजिंग करनी है तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Whether retail investor can invest in social securities? अब हम बात करते हैं कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स आर इन्वाइटेड टू इन्वेस्ट ओनली इन सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस। जो फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस की सिक्योरिटीज होंगी उसमें ही रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बताया गया है कि वह इन्वेस्ट कर सकता है। और रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बोला गया है कि रिटेल इन्वेस्टर वह होगा कि द पर्सन इन्वेस्टर हु applies or bids for specified securities for a value not more than 2 lakh rupees। जो भी 2 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्ट नहीं करता है वह रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए अभी हमारे पास क्या अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन ए फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इशू इक्विटी शेयर्स टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। यस, अभी ये इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज will I qualify for the registration in the 67% of activities the last year when one or more items of the eligible activities but my immediately preceding 3-year average is below 60%। तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है कि किसी एनपीओ का जिसका कि 67% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो 67% उसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अपने मीट आउट कर लिया, बट जो उसका प्रीसीडिंग 3 इयर्स का एवरेज है वह फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर होगा कि अगर आपको कंडीशन गिवन है कि लास्ट 3 इयर्स का एवरेज आपकी 367% एक्टिविटीज होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल एन एनपीओ प्रमोटेड बाय द प्रमोटर बॉडी कॉर्पोरेट एलिजिबल टू अप्लाई। अब हम इसमें देख लेते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट ने जो किया है प्रमोटर वह एलिजिबल होंगे। इसमें कंडीशंस यहाँ पर गिवन है if the NPO is dependent on the corporate for more than 50% of its funding। इंपॉर्टेंट है यह कंडीशन, इंपॉर्टेंटली देख लेना कि जहां पर 50% की जो फंडिंग है उस ऑर्गेनाइजेशन को उसके बॉडी कॉर्पोरेट से आती है तो वह भी एलिजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है देखिए whether an NPO needs to be in operations for 3 years before the registration on social stock exchange। क्या 3 years की कंडीशंस अवेलेबल है। यस, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है तो उनका 3 साल का एग्जिस्टेंस होना चाहिए।
What proof if needed is to demonstrate the non-profit has been operation in the 3 years. 3 years के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने हैं? वह कौन-कौन से हो सकते हैं? आपकी ट्रस्ट डीड हो सकती है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो सकता है, आपके लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं. Can an NPO that is not registered on NGO portal, क्या वह रजिस्ट्रेशन करवा सकती है अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर? नो. रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको एनजीओ दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली करवाना होगा. Who will certify the document that are needed to be submitted by the registration at the time of registration? Important है, ध्यान देने वाली बात है कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे उनको सर्टिफाई कौन करेगा? इसका आंसर है it can be certified by either by the CEO, मैनेजिंग ट्रस्टी. CEO या मैनेजिंग ट्रस्टी में से कोई एक कर सकता है, एंड इम्पोर्टेंटली है एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर. स्टैट्यूटरी ऑडिटर साथ में इसको दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है एनी 2 ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज. या तो कोई भी 2 ऑथराइज्ड सिग्नेटरी साइन कर देंगे, अदरवाइज जहाँ पर मैनेजिंग ट्रस्टी के साइन होंगे इट शुड बी काउंटरसाइंड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर आल्सो. If an NPO registers on the social stock exchange, will they have to follow all the compliances? आपको सभी compliance को follow करना पड़ेगा. Yes. एक बार जब किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर करवा लिया, तो जो भी सेबी के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा. Is it meant for the Indian entities only or the international NPO can also get registered? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा हमें कि क्या यह इंडियन एंटिटीज के लिए ही है या इंटरनेशनल एनपीओ भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसका आंसर है नो. ओनली इट इज ओनली अवेलेबल फॉर द इंडियन एंटिटीज ओनली, नॉट फॉर द इंटरनेशनल एंटिटीज. नेक्स्ट है, इफ एनी कॉर्पोरेट इज प्रमोटिंग वन एनपीओ थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन and they want to register the non-profit social stock exchange, is it permitted? हमने पहले भी बात की है कि फॉर यहाँ पर कि 50%, अगर 50% से ज्यादा की फंडिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को उस कॉर्पोरेट से आती है तो उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो कहलाएगा, which is not allowed, then it is not allowed. अब हम बात करते हैं, suppose we get registered as a social enterprises and while moving forward at any point we fail to follow any guidelines, what would be the potential litigation? अगर जब आपने एक बार सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में हमने तो पहले भी डिस्कस किया कि आपको सभी जो कंप्लायंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा. इन केस अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो जो भी एज पर नॉर्म्स एलिजिबल पेनल्टी होंगी, प्रोसिक्यूशन होगा, वह आप पर लगाया जाएगा. यहाँ पर डिस्कस किया है एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग दी जा सकती है, इम्पोजिंग पेनल्टी है चैप्टर 6A की, और एक्शन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सेबी बार भी किया जा सकता है. फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एलिजिबल टू इशू ZCZP इंस्ट्रूमेंट, क्या है फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? नो, ZCZP is issued by the non-profit organizations only. Can non-profit organization make a private issue of ZCZP instrument? Yes, that they can also. Next question is, what are the conditions needs to be followed by the non-profit organizations to issue ZCZP? इसके लिए important है ध्यान देना क्या क्या conditions है. NPO must be registered with the social stock exchange. जो भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड नहीं होंगी वह ZCZP अपना नहीं ला सकते हैं. सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि ZCZP मस्ट बी फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर, मतलब इट शुड बी फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर, अभी भी इनफाइनाइट टर्म्स के लिए नहीं होगा. एंड इट शुड बी फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और एक्टिविटी, इट शुड बी अ प्रोजेक्ट स्पेसिफाई होंगी तभी ये हो सकता है. थर्ड इसमें कंडीशन है, the specific project or the activity are being issued must be fall under the eligible activities. जो हमारा 292E रेगुलेशन का जो कंप्लायंस है उसका होना चाहिए, आपकी जो एलिजिबल एक्टिविटी है उसी में से कोई एक होना चाहिए. What is the procedure to follow
for the public issuance of the ZC/ZP सब प्रोसीजर की बात की गई है कि सबसे पहले आपको अपना ड्राफ्ट फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट रेडी करके आपको जो ऑथराइज फीस होगी उसके साथ में सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करना होगा। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन आएगी, it should be available on the website also for the last 21 days for the public comments. Next is public comments के साथ में सोशल स्टॉक एक्सचेंज may seek the clarification, अगर उनको कोई और फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो फ्रॉम द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं। उसके बाद में विद इन 30 डेज के अंदर अंदर, और अगर क्लैरिफिकेशन आने के बाद में जो भी होगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को डॉक्यूमेंट फंड रेजिंग अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ में रिटर्न करेंगे। लास्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शैल इनकॉर्पोरेट द ऑब्जर्वेशन, जो भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऑब्जर्वेशंस हैं उनको अपने फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करके file the fundraising final document with the social stock exchange prior to the issue. Final fundraising document को वह submit करेगा। Next is, can a zero coupon zero principal should be issued in the physical form? Important है, ध्यान देना। जो इसमें important क्या है कि physical format में यह कभी भी नहीं होगा। It is only in the dematerialized form only. Is there any limit to issue ZC/ZP instruments? कोई limit है? Yes, limit है इसकी कि size should be minimum of the 1 crore and the minimum application size should be. What is the minimum subscription required to be achieved? The minimum subscription should be 75%. यहाँ पर important देना, कितना परसेंट है? 75%. अगर 75% से नीचे रह जाती है subscription, then अब क्या होगा? All the money should be refunded. पूरा पैसा रिफंड करना। Can a social enterprise terminate the listing? Termination क्या हो सकता है? Termination की conditions क्या क्या है? Termination की conditions हैं the object for which funds were raised, जिस पर्पस के लिए फंड रेज किया गया था वह क्या कंप्लीट हो गया है, और अगर हो गया है तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन शुड बी सबमिटेड टू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट सोशल स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होगा। द टेन्योर नेक्स्ट क्या है? पहला तो क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए किया गया था वह फंड रेज का, उसका ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। अदरवाइज द टेन्योर जिस टेन्योर के लिए दिया गया था, अगर वह टेन्योर कंप्लीट हो गया है और वह टर्मिनेट करना। Are the instrument listed by the social enterprises available for trading in the secondary market? क्या जो भी social enterprises अपने प्लेटफॉर्म पर social enterprises ये इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, क्या वो सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल होंगे? इसके लिए हम देख लेते हैं आंसर क्या है। The instrument issued by the non-profit organizations are not available for trading in the secondary market. It means ZC/ZP are not available for trading in the secondary market, but instrument issued by the for-profit organizations are available for the trading in the secondary market, that they can trade. Next is there any lock-in period or the minimum period between the registration or the raised fundraising? देखिए इस तरह का कोई भी लॉक इन नहीं है। जब आपको फंड रेजिंग के लिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, रजिस्ट्रेशन करवाने के इमीडिएटली बाद भी आप अपना रजिस्ट्रेशन के बाद आप फंड रेजिंग के लिए लिस्टिंग करवा सकते हैं। इज अ मर्चेंट बैंकर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड? जैसे कि बाकी हम देखते हैं एनएससी बीएससी में अगर आपको लिस्टिंग कंपनी करवाना चाहती है तो मर्चेंट बैंकर की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पर किसी भी मर्चेंट बैंकर की रिक्वायरमेंट नहीं। Is there a validity period for observation issued by the social stock exchange? Yes, it is valid for the 6 months only. Please clarify whether the fund raised by the NPO are in form of the grant or the loan. It should be in the form of grant only. Yes. Whether the private placement ZC/ZP are required to be listed on the social stock exchange. क्या private placement आप कर रहे हो तभी आपको registration करवाना mandatory है? Yes. Private placement are also be eligible to be registration on the compulsory required to be listed on the social stock exchange. Next is whether NGO or the donor NPO
NPO is required to obtain FCRA registration. इसके लिए हम बात कर लेते हैं. Foreign investors are not allowed to invest in the social stock exchange. Next is, how will the foreign funding or the local funding be managed in the single instrument? अभी हम इसके लिए बात करेंगे, तो इसका आंसर है foreign funds are currently not permitted. Foreign funding not permitted. Will the investors be treated as donor? How will the funds received in the accounted? किस तरह से accounted या होगा? Investors will be treated as the donor as per the normal accounting principles. Normal accounting principles की तरह ही इसका भी accounting statement होगा. Whether ZC/ZP instrument holding are transferable, हमने बात की थी कि ZC/ZP instrument transferable नहीं होगा, but conditions है in case जो इसका मेन होल्डर है, in case उसकी डेथ हो जाती है सिचुएशन में, उसके लीगल हायर को यह ट्रांसफर किया जा सकता है. आगे बढ़ते हैं हम. Whether ZC/ZP principal will be subject to the security transaction tax? No. Next is, whether a listed NPO can raise additional funds for the same project? Yes, can raise through a separate another ZC/ZP. Can a listed NPO raise funds for more than one project or by issuing multiple ZC/ZP? One for the each project. Yes, it can be done, but it should be one for the each project. Important है कि हर प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट ZC/ZP होना चाहिए. Since development impact bonds are pay for success, will NPO be allowed to issue them? Yes, NPO will be allowed to issue development impact bonds also. Whether registered NPO raise funds outside social stock exchange is required to disclose the details, the annual disclosure? Yes. जो भी आपने फंड रेजिंग के लिए इशू किया है, either outside the social stock exchange also, you have to disclose in your annual disclosures. Is termination is ZC/ZP instrument equivalent to delisting? Yes. अगर उसका टाइम फ्रेम पूरा हो गया और जो पर्पस था वह कंप्लीट हो गया, it is also equivalent to the delisting. Will the foreign investors like FFI, FPI, NRI investors be allowed to invest in NPO? No, at present it is only for the Indian entities only. Whether NPO can apply for the registration if the income tax scrutiny proceedings are still going on? Important. कोई भी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स ना चल रही हो, अगर चल रही है तो वह एनपीओ एलिजिबल नहीं होगी. What if the 75% of the subscription is not received? Very simple. अगर 75% आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं आता है, तब आपको बैलेंस कंप्लीट अमाउंट जो है वह रिफंड करना होगा. What are the minimum disclosure required for the NPO fundraising through ZC/ZP? Minimum disclosure requirement क्या क्या है जब आपको देनी होगी, कौन-कौन सी हैं? Must disclose minimum vision आपको देना है, टारगेट सेगमेंट आपको देना है, स्ट्रेटजी आपको देनी है, गवर्नेंस आपको देनी है, मैनेजमेंट देना है, कौन-कौन सी हैं, ऑपरेशंस कौन-कौन से हैं आपके यह बताना है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, क्रेडिबिलिटी देनी है, पास प्रोग्राम्स यह भी आपको देना है, रिस्क भी आपको बताना है. What is the timeline for the NPO to submit annual disclosures? It is 60 days. Within the 60 days from the end of the financial year. Important time frame यहाँ पर importantly ध्यान देना कि कब 60 days हैं, कब 90 days हैं, कब 45 days हैं, कब 7 days हैं. टाइम्स का थोड़ा ध्यान देना कि किस पीरियडिसिटी में क्या-क्या काम आपको करना है. Any requirement regarding the name while submitting the disclosure? Yes. Legal name and the popular name both should be disclosed in your document. Which address should be mentioned in the annual disclosure? The answer is all of your address, either head office, headquarters, or addresses of all the project and the sites must be disclosed. Next question is whether annual disclosure must be submitted to the NPO. Disclosure क्या-क्या उसमें देने हैं आपको? What NPO? Disclosure on general aspect, disclosure on governance aspect, and the disclosure on the financial aspect. ये आपको disclose करना. What NPO needs to be to do regarding invent on the information? क्या करना है आपको? NPO must
disclose the details of all such events, material impact on the planned achievements. आपका इस पर क्या क्या impact आया है, क्या क्या impact हो सकता है जो आपकी planned है, achievements उस पर इसकी information आपको देनी है. Important the next question. When NPO needs to submit the information regarding material event, आपको material event की information कब देनी है? It should be within 7 days. It should not be later than 7 days. Who can sign the impact report? MD, trustee or the social auditor? कौन कर सकता है? Very very important. Annual impact report should be signed by only by the social auditor firm having the social auditor. Nobody else can do this signature. When NPO needs to submit the annual impact report should be submitted within 90 days from the end of the financial year. If the NPO is registered, only registered and not raised any funds, whether still they need to submit the annual impact report? Yes. Even if they have not raised any funds, but if they have registered, they also need to submit their annual impact report because they have done some of the workings on the projects or the programs during the interventions. They have to submit the impact there. Thank you. Thanks a lot for listening me. अभी यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ इनका डाउट है तो वह अभी हमसे क्लियर कर सकते हैं और पूछना चाहे जो भी आप हमारे यहाँ पर आइदर जो हमारा प्लेटफॉर्म था एनएससी का उसके बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, या अगर आपको लगता है कि जो बीएससी का हमारा एफएक्यू है इसके बारे में अगर आपको पूछना है तो वह आप पूछ सकते हैं. मोस्ट वेलकम. कोई क्वेश्चन है हमारे पार्टिसिपेंट्स का? I think sir questions नहीं आ रहे हैं, but your session was really insightful and thank you so much for your presence here and your insightful session. Thank you sir. Thank you. अगर किसी का बाद में भी अगर कोई क्वेश्चन है ना तो वह सेवा सूत्रा के माध्यम से हमारे पास अपना कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. तो बाद में भी उनकी अगर ऐसा नहीं कि अभी सेशन के टाइम पर ही, बाद में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, माइंड में कोई चीज रह जाती है तो वह कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you sir.